हमने कैपिटल, कमोडिटीज, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस पर बातचीत की, लेकिन अगली चर्चा उस टेक्नोलॉजी की है जो इन सभी क्षेत्रों के रूल्स को बदलने लगी है। असल एआई रेस सिर्फ इस बारे में नहीं है कि लोग इसे यूज कर रहे हैं, बात इस पर है कि कौन इसके अंडरलाइंग इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। यूएस के पास बिग टेक है, चाइना के पास स्टेट बैक्ड स्केल है, यूरोप रेगुलेशन के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और सवाल ये है कि भारत कहां खड़ा है। इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स और मल्टीलिंगुअल मॉडल्स पर हो रहा फोकस एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, लेकिन रियलिटी ये है कि एआई एम्बिशन और एआई रेडीनेस के बीच अभी एक क्लियर गैप मौजूद है। तो सवाल सिंपल है कि क्या इंडिया सिर्फ एक बड़ा एआई मार्केट बनकर रह जाएगा या फिर एक सीरियस एआई बिल्डिंग नेशन के तौर पर खुद को स्टैब्लिश कर पाएगा। इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं दीपाली नंदा को इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर, और उनके साथ जुड़ रहे हैं वेंक कृष्णन, सीईओ न्यूवेयर न्यू वेंचर्स एंड प्रेसिडेंट टाई बैंगलोर, काजिम रिजवी, फाउंडर द डायलॉग, अतुल श्रीवास्तव, प्रिंसिपल जिनोव, और उमाकांत सोनी, co-founder Bharat1.ai. Ladies and gentlemen, please welcome our panelists with a warm, huge round of applause. ऑलराइट, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ सुबह से ही आप सभी लोग काफ़ी पेशेंटली सभी पैनल डिस्कशन को सुन रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। और अब एक ऐसा टॉपिक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टॉपिक बोला जाए या एक नई टेक्नोलॉजी बोला जाए, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आज हम सब लोग विटनेस कर रहे हैं। डिस्रप्शन रहेगा या फिर अपॉर्चुनिटी रहेगी, इंडिया का जो एआई इकोसिस्टम है किस तरह से इमर्ज करेगा, ढेरों सवाल हम सभी के मन में हैं। और अब हमारे साथ वो थॉट लीडर्स मौजूद हैं स्टेज पर जो कि काफ़ी क्लोजली इस पूरी जर्नी को वॉच कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सर। एआई इकोसिस्टम को हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जब ये पैनल डिस्कशन से पहले यहाँ पर अलग अलग जो ऑडियंस है मैं उनसे बात कर रही थी एआई को लेकर, उनके मन में जो सबसे बड़ा सवाल या फिर मैं कहूँ कि एक चिंता थी, उन्होंने यही पूछना चाहा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं विदेशों में एआई कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है ह्यूमन माइंड्स को, ह्यूमन मैन पावर को, क्या देश में आपको लगता है कि एआई ह्यूमन माइंड या फिर जो इमोशंस है उसको रिप्लेस कर सकता है? नहीं, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू टॉक बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, बट मुझे तो नहीं लगता है कि रिप्लेस करेगा, राइट? मुझे लगता है कि एआई हैज टू बी looked on as a tool, right? You cannot involve emotions in it, and अभी जो हो रहा है एजेंटिक फ्रेमवर्क, ये सब क्या करता है हमारा, according to me, it improves your productivity, right? People say, will AI replace jobs? Yes, absolutely AI will replace jobs, but if we are able to make ourselves knowing the tool, you know, there's a saying that you get replaced by people who use AI, not just by AI, right? So I think emotion se kuch nahi hai. It's a tool which we have to figure out how to use, and it is going to do a lot of good for countries like India and the world over. I was just in US couple of weeks back, and I see the kind of innovation AI में हो रहा है, वो I think India में अभी नहीं हो रहा है, but I think US and China are way ahead. So हमें कुछ और करना है. We have to build infrastructure, we have to invest in infrastructure, ये सब करना है. But AI is a huge opportunity for India. बिल्कुल, कि just a beginning, अभी हमें बहुत आगे तक जाना है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी हमें देखनी होगी कि काफ़ी तेज़ी से जो हमारा देश है इसके अडॉप्शन में भी लगा हुआ है. सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारा टॉपिक है इंडियाज़ एआई मूवमेंट, इनोवेशन से इम्पैक्ट तक. इनोवेशन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में खासतौर पर एआई से जुड़े हुए कई सारे इनोवेशंस हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव या फिर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा? तो मैंने करीब पिछले 16 साल एआई में गुजारे हैं. हम लोग 16 साल पहले चैटबॉट बना रहे थे इंडिया से. उसके बाद मैंने वेंचर फंड बनाया, इंडिया का पहला एआई फोकस वेंचर फंड विद माय पार्टनर मनीष, कॉल्ड पाई वेंचर्स.
और उसके बाद वी सेटअप आर्ट पार्क, AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, इंडिया का पहला। सो रफली मैंने 50 से ज़्यादा AI एंड रोबोटिक्स की स्टार्टअप्स में इधर इन्वेस्ट किया है, सपोर्ट किया है, ग्रो किया है। तो मुझे आफ्टर 16 साल लगाने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी AI स्टार्ट हो रहा है। डिसरप्शन अभी जो हम देख रहे हैं ये जस्ट द बिगिनिंग। अभी हम 5% से ज़्यादा भी हमने डिसरप्शन नहीं देखा है। तो ये बहुत अर्ली है। पहली चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रहा है कि डिसरप्शन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर इंडस्ट्री डिसरप्ट होती है तो नए लोगों को चांस मिलता है। इंडिया के पास 900 मिलियन से ज़्यादा जनता है जो कि डेमोग्राफिक पोटेंशियल में है, जो कि लार्जली बहुत यंग है। तो ये यंग पॉपुलेशन अगर हम उनको AI से इनेबल करें तो वो इस डिसरप्शन का फ़ायदा उठा के बड़ी कंपनियां बना सकती हैं। और ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये हमको जो 2047 का हमारा विज़न है कि 30 ट्रिलियन की इकॉनमी होनी चाहिए, बड़ी इकॉनमी होनी चाहिए, उस तक ले जा सकती है। और ये इसके लिए एक बहुत फंडामेंटल हमको एक अपने दिमाग में शिफ्ट करना पड़ेगा कि अभी हम सोचते हैं हमारे पास 900 मिलियन वर्कर हैं, हमको सोचना पड़ेगा नहीं, हमारे पास 900 मिलियन थिंकर और बिल्डर्स हैं। तो ये कॉग्निटिव लीप हमको लेना पड़ेगा, एज ए नेशन लेना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे बैंक ने कहा कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमें फ्रंटियर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अभी तो AI जब चालू हुआ, अभी आप शायद ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, अब एजेंटिक AI आने वाला है, उसके बाद फिजिकल AI, रोबोट्स में वही सेम इंटेलिजेंस आएगी। तो अभी एक कर्व चालू हो रहा है। तो हम LLMs जो हैं उसको हम कॉपी करके जो हो चुका है उसको सर्वम और काफ़ी सारे यंग स्टार्टअप आ रहे हैं वो उसको कॉपी कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर हमको लीपफ्रॉग करके रिसर्च में हमको आगे आना होगा। हमको जो नेक्स्ट AI का एजेंटिक और फिजिकल AI के लिए वर्ड मॉडल चाहिए वो हमको अपना बनाना पड़ेगा। तो चूँकि ये अभी जस्ट चालू हो रहा है, अगर हम अच्छे से इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, अच्छे से रिसर्च कैपेबिलिटी बनाएं, तो वी कुड बी वन ऑफ द लीडर्स डेफिनेटली एंड वी कुड पोटेंशियली रीच 30 ट्रिलियन जो टारगेट है हमारा। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया तो आपसे जानना चाहेंगे, डिसरप्शन की बात की जाती है और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि अमेरिकी टेक कंपनीज लगातार AI को अपना रही हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक बिग नंबर्स हमें ले ऑफ का भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं उनका ये कहना होता है अक्सर कि आप इंडिया के AI इकोसिस्टम को विदेशी मॉडल से तुलना नहीं कर सकते हैं, कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। शायद टेक कंपनियों का ये मानना है कि जब वो इतना $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रही हैं AI में, तो कहीं ना कहीं वो उसकी भरपाई स्क्रूटिनी से करे, मैन पावर से करे। लेकिन जब हम इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या यहाँ पर भी वो खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर इससे दूसरी पिक्चर देखा जाए कि और ज़्यादा मौके हमारे युवाओं के लिए इसके ज़रिए बढ़ेंगे? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं। वाइल AI इज़ reducing a lot of jobs, but it is also creating a lot many jobs, right? And हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको how we can redefine our skill sets, थोड़ा समय को how we can redefine our overall skill sets. Recently हमने OpenAI और Z47 के साथ एक इंडिया एज पे काम किया, जिसमें हमें पता चला कि majority of the large enterprises in India have actually increased their hiring the engineering department. 37% अप हुआ है, राइट? बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि जो बेस स्किल्स हैं उनका भी बार बहुत ज़्यादा रेज हुआ है। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि हमने जॉब्स हम ले ऑफ हो रही हैं इंडिया में, या फिर देयर इज़ अ, जैसे आपने बोला, खतरा है एंड ऑल, जो भी ऐसा नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि हाउ वी कैन अप स्किल, राइट? इंडिया को अगर आप देखो तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा GCC इकोसिस्टम भी है, 2100+ GCCs हैं, एंड जिसमें 1.2 मिलियन AI/ML वर्कफोर्स है, विच इज़ इटसेल्फ अ ह्यूज पावर टू अस, राइट? अगर आप, एक बहुत कॉमन फिनोमेना है इन AI प्रोजेक्ट्स कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पायलट्स होते हैं बट प्रोडक्शन में नहीं जा पाते हैं, एक बहुत बड़ा इशू है। बट अगर इंडिया के संदर्भ में अगर आप इसको देखो तो ये जो वर्कफोर्स है प्लस जो इंजीनियर्स हम एवरी ईयर क्रिएट करते हैं थ्रू लार्ज एजुकेशन इकोसिस्टम, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस रोल को फिल कर सकता है। एंड जो ये रोल है इट इज़ कॉल्ड एज FDE, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स। एंड द लास्ट 2 years हमने देखा है कि 800% प्लस ग्रोथ हुई है इन जॉब्स में। सिमिलरली प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, और इंडिया बहुत ज़्यादा इसमें आगे है। दैट्स नंबर 1।
सेकेंड चीज़ अगर आप देखोगे तो आई थिंक उमा कांत ने भी बोला कि हमारा एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन चंक है वो यंग है। हमने देखा कि जो चैट जीपीटी का अगर मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल लूँ, सो 50% प्लस यूजर्स 18 to 24 वाली एज में। एंड हम क्या सर्च कर रहे हैं? वी आर नॉट सर्चिंग फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, जैसे हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे हम देखते हैं जनरली, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कोडिंग स्किल्स, हाउ वी कैन इम्प्रूव द एजुकेशन स्किल्स एंड ऑल। सो उन सब चीज़ों में भी हम लोग बहुत आगे हैं। 15 पॉइंट प्लस हैं हम वर्ल्ड एवरेज से इन टर्म्स ऑफ ओनली लुकिंग फॉर कोडिंग स्किल्स ऑन चैट जीपीटी। सो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हमें बहुत सारी चीज़ें करनी भी हैं, बट द सेम टाइम अगर मैं सबको समराइज करूँ, सो वी आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक टू बिकम दैट पावर, बट बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा विजन, बहुत सारा मोटिवेशन is required to achieve that faith. All right. And just to add to what Atul is saying, I think जो डेवलपर पॉपुलेशन की उन्होंने बात की है, by 2027 इंडिया में सबसे बड़ा डेवलपर पॉपुलेशन होगा. It will surpass US as per the GitHub data. We will have close to 27 million programmers. And ये जनता और तेजी से इंक्रीज होगी क्योंकि अब कोडिंग आसान हो रही है, तो बहुत सारे नए लोग जो आ रहे हैं वो उसके स्किल सीख के दे विल बिकम अवेलेबल. तो इंडिया सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा कोडिंग करके, बट वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. ऑलराइट. काजिम, जिस तरह से उमाकांत जी ने बोला कि अभी शुरुआत चैट जीपीटी से हुई है, उसके बाद एजेंटिक एआई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कोडिंग है, फिर फिजिकल एआई की तरफ काफ़ी दूरी अभी हमने जाना है. ऐसे में जिस तरह से एडाप्शन इतनी तेज़ी से हो रहा है, आपको लगता है कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत है कि एआई रेगुलेशन को भी उतनी तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया जाए? नहीं, बिल्कुल ये बात देखिए स्पष्ट है कि एआई इस सेंचुरी की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बन के उभर के आया है, और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एआई को ऐसे डेवलप करें जिससे उसका जो इम्पैक्ट है और जो हार्म है वो मिनिमाइज होना चाहिए. इसके लिए सरकार ने काफ़ी नीतियों पे सोच कर रहे हैं. अभी भारत सरकार ने पिछले साल एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस निकाली थी, तो उसके तहत अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी पॉलिसी और एक्सपर्ट कमेटी बनी है, एक AIGEG वर्किंग ग्रुप बनी है इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल पे. तो इन सब विषयों पे काफ़ी काम हो रहा है. सरकार स्टडी कर रही है कि कितनी जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल एआई कैसे आप इम्प्लीमेंट करें देश में, क्योंकि इनोवेशन होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आप इनोवेट करिए जिससे सबका फ़ायदा हो. और विकसित भारत 2047 का जो हमारा टारगेट है, उसके लिए ज़रूरी ये रहेगा कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक बढ़त मिले, उनको सपोर्ट मिले. तो उसके लिए जैसे सर ने कहा, सर्वम उभर के आया है और भारत में LLM बना रहा है, और यहाँ पे इंडस्ट्री और सरकार ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं साथ में, देखने के लिए कि किस तरीके से अडॉप्शन इंक्रीज़ किया जा सकता है, किस तरीके से डेवलपमेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए एआई का. अभी जो भारत में एआई समिट हुआ था, जो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ एआई समिट उभर के आया है, उसमें ये एक बात निकली है अमंग्स अदर्स कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, लोकल स्केल पे आपको एआई हैज़ टू सॉल्व जो हमारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं. अगर भारत देश के इश्यूज़ को ही एआई सॉल्व कर ले तो उसमें बहुत पोटेंशियल है. ठीक है, तो हमें इस तरीके से हमारा जो एआई पॉलिसी और इंडस्ट्री को उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जो हमारे लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो हमारे लोगों की जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उसको सॉल्व करे. लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है एआई के लिए, और जैसे जैसे वो सॉल्व होगा उसी के थ्रू इनोवेशन आएगा, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. बिल्कुल बिल्कुल. काजिम ने जिस तरह से बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया तरीके से बताया कि जो फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, उसमें हमने देखा, जब हम कवरेज कर रहे थे, कि जो विदेशों से कंपनियाँ आई थी उन्होंने सर्वम एआई को काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया. और सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लंबे वक्त से स्टार्टअप को मेंटर करते हुए आए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि एआई उनके बस का नहीं रहेगा. ऐसा क्यों? ये थॉट क्यों है कि जब हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप हमारे देश के हर एक इनोवेशन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन एआई से अभी भी थोड़ी सी दूरी वो क्यों बनाए हुए हैं? नहीं, हमारी our economy, if you look at the past, it's been mostly consumer driven, right? And all of a sudden a disruptive technology like AI आ गया है, and हो रहा है, and I see startups, people are building. But मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमें इंडिया इज़ फेमस फॉर UPI, राइट? हमारा UPI मोमेंट क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया, राइट? गवर्नमेंट ने somebody like नंदन नीलकणी को कैबिनेट रैंक देके
बोला कि आप इसको करो, राइट? हमें वो करना चाहिए, हमें आज AI पे इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. You need to have somebody who works for the Prime Minister or whoever it is, can make quick decisions, right? That is very important. If we हम UPI moment के बारे में बहुत बात करते हैं, but can I create a UPI moment in AI? Right? And that can only happen where you have responsibility and authority. Don't just give authority with no responsibility, right? Or the other way too. So I feel that it's very important that government gives serious consideration to infrastructure, because that is our biggest Achilles heel. If we don't have infrastructure, like you said, last mile connectivity, but more important today is all about inference. AI is all about inference, has to think and do, and that comes with, and it requires a lot of compute, right? So हमें UPI moment create करना चाहिए, and that can only happen with government's full involvement. एक मैं कहना चाहूँगा, हम दो बातें हैं. एक बात ये है कि स्टार्टअप्स की आपने बात करी. इस वक्त भारत में 350 जेन AI स्टार्टअप्स हैं, 350, जो कि रैपर हैं. बेसिकली वो LLM के ऊपर फाइन ट्यून करके स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए इजाद कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, और काफ़ी स्टार्टअप जो हैं काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं. आप देखिए हेल्थ केयर के केस में, म्यूजिक के केस में, काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स, फाइनेंस के केस में. कंज्यूमर सेंट्रिक स्टार्टअप्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं. जब हम लोग एंटरप्राइज स्टार्टअप्स की बात करते हैं, एंटरप्राइज अप्रोच की बात करते हैं, तो कई सारे कंसर्न्स हैं जो उनकी तरफ से उठाए गए. एंटरप्राइज में भारत आगे आ रहा है. अब देखिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में भारत आगे आ रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. सर ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी और इन्फ्लुएंस की बात की, और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि GPUs बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ आप देखिए आपको हर चीज़ के लिए GPU नहीं चाहिए. आप CPU से काम चला सकते हैं, आप TPU से काम चला सकते हैं. आप एक तरीके से कंप्यूट स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी. हर मॉडल के लिए आपको हाई लेवल चाहिए नहीं है, तो उस हिसाब से, क्योंकि GPU फाइनाइट रिसोर्स है इस वक्त, और उसके लिए देशों भर में काफ़ी देश नेगोशिएट कर रहे हैं कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए. तो भारत को अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें किस पर्पस के लिए क्या प्रोसेसिंग और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस तरफ हमें जाना पड़े. एंड जैसे आई थिंक वेंग सर ने बोला इन्फ्लुएंसिंग के बारे में, गाजिम ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट. अगर आप अभी जो राइट नाउ LLMs हैं, ग्लोबल LLMs, उनको देखो तो उनका वो ट्रेन कहाँ से हो रहे हैं? वो इंटरनेट डेटा से ही ट्रेन हो रहे हैं, राइट? और इंटरनेट डेटा इज़ ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. अब अगर आप इंडिया के अगर आप उसमें आप देखो तो इंडिया इज प्रोड्यूसिंग डेटा ऑन एवरी मिली सेकेंड, राइट? आप UPI की बात कर लो, जनधन अकाउंट्स की बात कर लो, या फिर आप किसी भी अदर AI टेक स्टैक की बात करो इंडिया में. आप देखो इंडिया में एवरी मंथ 70 मिलियन प्लस एक्सरेज होते हैं. इंडिया में एवरी मंथ 130 मिलियन प्लस कैटरेक्ट ऑपरेशंस. दीज आर द डेटा पॉइंट्स, राइट? सो अगर इंडिया सिर्फ नॉट LLMs बट अगर SLM पे भी फोकस करेगा, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स ऑन दीज वेरी स्पेसिफिक, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल, इन छोटे चीज़ों पे फोकस करेगा, सो वी हैव ह्यूज पोटेंशियल. एंड हमेशा होता क्या है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखो, सो वर्ल्ड इन्वेंट्स, इंडिया स्केल्स. हम बहुत ही अच्छे मूवमेंट में है जहाँ पे हम इंडिया कैन ऑल्सो इन्वेंट एंड इंडिया कैन लीड द वर्ल्ड इन दिस स्पेस. बट अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहुत इनिशियल जर्नी है एंड देयर इज अ लॉन्ग रोड टू गो. आई थिंक ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी. जैसे उन्होंने बताया कि डेटा, इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोस्ट डाइवर्स डेटा. सबसे ज़्यादा डाइवर्स डेटा इंडिया में प्रोड्यूस होता है. तो इनफैक्ट LLM जो भी हम लोग बहुत जगह बात करते हैं कि ये तो फाउंडेशनल मॉडल है, लेकिन अभी LLM टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ नॉट फाउंडेशनल. वो बहुत जगह हलॉसिनेट करती है, वो बहुत सारे एरर्स प्रोड्यूस करती है, वो एक एरिया में काम करती है बट बहुत सारे एरियाज़ में काम नहीं करती है. तो एक जैगेड इंटेलिजेंस है. तो अभी ये स्टार्ट हुआ है. जो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल स्टैक बनेगा, गिवन माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई कैन सी इज दैट कि LLM होगा वो लैंग्वेज और क्रिएटिव रीजनिंग के लिए काम करेगा. फिर न्यूरो सिम्बॉलिक मॉडल चाहिए होंगे जो कि वर्टिकल एप्लीकेशन में जहाँ पे एक्सप्लेनेबिलिटी की ज़रूरत है. उसके साथ में यू नीड वर्ल्ड मॉडल्स जो कि एजेंटिक और फिजिकल AI जो कि रियल वर्ल्ड में काम करेगा, वो चाहिए. तो ये पूरा स्टैक होगा, और इस स्टैक के साथ इसका एक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और इसका एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा. इनफैक्ट भारत वन में हम लोग एक पूरी सिटी डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि क्लोज टू 1 exabyte ऑफ डेटा क्रिएट करेगी, जो ये फ्रंटियर रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट होगा. एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो हमारी अभी यूनिवर्सिटी सिस्टम है, ये जो इस AI एज के लिए एडिक्वेट नहीं है. अभी जो लोगों को ज़रूरत है वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ज़रूरत है. उनको
अपने अंदर में जो एम्बॉडीड लर्निंग है वो एक लेके आना होगा। तो उस तरह की जो क्रिएटिव लर्निंग अप्रोच है वो अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखाया है। तो हमको एक नए तरह के एक यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट की हम लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर हमें पूरे वर्ल्ड को इस एआई रेवोल्यूशन के साथ पावर करना है। तीसरी चीज़ जो है वो आई थिंक हम लोगों ने बात की कि अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डिसरप्शन के साथ थोड़े चैलेंजेस भी आते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी होंगे। जैसे कि जो एजेंटिक एआई है उसका यूज़ करके अभी रिसेंटली जो क्रिप्टो फंड्स में 400 मिलियन का स्टीलिंग भी हुआ। तो ये इस तरह की चोरियां बढ़ेंगी क्योंकि डिजिटाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, तो हमको उसकी सुरक्षा भी बढ़ानी पड़ेगी। उस तरह की कैपेबिलिटी, तो हमें नए तरह का रिसर्च नॉट जस्ट इन फाउंडेशन मॉडल, बट ये जैसे हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो हमको अपनी साइबर सिक्योरिटी की लैब बनानी होगी, उसकी दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी पर ही हम लोग आगे बातचीत करने की अभी शुरुआत करेंगे। शुरुआत आपसे करती हूँ कृष्णन जी। जिस तरह से हम लोगों ने सारी अब मोटे मोटे जो मुद्दे थे उस पर हमने बात कर ली, लेकिन जो इन्होंने बात की डेटा प्राइवेसी से, हम देख रहे हैं कि एआई जितना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़ाना, आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो अपने स्मार्टफोन में या फिर किसी दूसरे टूल में एआई को देखते होंगे। एक सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है या फिर जो कंसर्न है वो ये कि आपकी प्राइवेसी का क्या, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी हो या फिर आपकी पर्सनल प्राइवेसी हो, उस बारे में कोई अडॉप्शन, कोई एआई रूल आप अभी देखते हैं? क्या लीगल फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है? आए दिन हम इस तरह की डीप फेक वीडियोज़ का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में जब इतनी जल्दी से हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, चाहे वो मिलेनियल्स हो या फिर जेनजी हो या फिर एल्फाई क्यों ना हो, वो लोग एआई की तरफ काफ़ी तेज़ी से फैसिनेट हो रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर? नहीं, वो तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन इंडिया डेटा प्राइवेसी उतना बड़ी मान नहीं रखता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी, आई थिंक वी आर इन ए सिचुएशन वेयर हमारे लोग सदियों से वी आर डूइंग वर्क फॉर सम ग्लोबल कंपनीज ऑल्सो एंड वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ डेटा, राइट? वी आर डीलिंग विद प्राइवेट डेटा, फाइनेंशियल डेटा, राइट? तो मुझे उतना ये मान नहीं लगता है, बट मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट, right, has to put some policies around privacy regulation, but I think unless hamari government gets fully deeply involved in this AI, right, they have, because no private company or no private investor can invest the kind of money which is needed to be invested, right? It is billions and billions, which only a government can take up. Right? So we keep talking about 10,000 crore investment, but where is that coming? And that is why I said we need, if we are success, अगर मैं USA जाता हूँ तो सब लोग UPI के बारे में बात करते हैं। हाँ. हमारी एक बहुत बड़ी feat है what UPI has done for India. अगर हम UPI जैसे if we can we create an AI moment also, and that requires the government's full support and investment. Like digital mission और semiconductor mission की तरह ही अब ज़रूरत है AI mission पर फोकस करने की। I think AI mission तो है, इस बात पे मैं सहमत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है कि वी हैव DPDP एक्ट हमारे इंडिया में है। अगर हम डिवाइस ड्रिवन इकोसिस्टम बनाएं, मतलब हमारा जो AI है एक US का मॉडल है जिसमें कि बिग टेक सब जगह कमर्शलाइज करेगा, चाइना का मॉडल है कि नेशनलिस्टिक AI होगा, लेकिन इंडिया में अगर हम एक तीसरे तरह का मॉडल बनाएं जो कि ये जो अभी जो US में बन रहा है वो सारा क्लाउड पे चल रहा है, उसमें डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर हम वो मॉडल इस तरह से बनाएं कि डिवाइसेस पे ले आएँ और डिवाइस पे ही 70% और ऑन द एज पे वो क्वेरीज हैंडल हो जाएं, तो ये बहुत अलग तरह का मॉडल होगा, एक ह्यूमैनिटी सेंट्रिक मॉडल होगा। और ये इस तरह का अगर हम एक नया मॉडल इकोसिस्टम का बनाए, जो 5 लेयर केक की हम बात करते हैं, वो उसमें सिर्फ एक ही मॉडल जो AI मॉडल है वही एक अलग नहीं होना चाहिए, पूरा 5 लेयर केक ह्यूमैनिटी सेंट्रिक अप्रोच से ड्रिवन होना चाहिए। और ये हम लोग पायनियर करने की कोशिश कर रहे हैं विद एवरीबडी इन द रूम। हम लोग 5 लाख स्क्वायर फीट में सब इकोसिस्टम को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट के साथ हमको प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी कुछ कोलैबोरेटिव अप्रोच यहाँ पर जरूरी है। आई थिंक जब सिक्योरिटी की बात करते हो आप, तो DPDP एक्ट इज डेफिनेटली अ वेरी वेलकम स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड हमारा जो जैसे बताया कि US इज मोर
प्राइवेट इनेबल्ड AI सिस्टम, चाइना जैसे आपने बताया डीप स्टेट है, यूरोप इज़ मोर पॉलिसी ड्रिवन। इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ जो है गवर्नेंस ड्रिवन है बहुत ज़्यादा। हमने पूरे अक्रॉस टेक स्टैक में हमने काम किया है, वेदर इट इज जैसे मैंने पहले बोला UPI, जनधन और DPDP एक्ट, अक्रॉस द लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इट। बट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज अपार्ट फ्रॉम दिस इज ऑल्सो द कंप्यूट पावर। आज हम ऑलमोस्ट 500 मेगावाट पे बैठे हुए हैं। 2030 में हमें डिमांड होगी 7 गीगावाट की। ऑलमोस्ट आप देख लो ऑलमोस्ट 200-300%, राइट। 50% of it would be driven by, let's say, large hyperscalers, Microsoft, Google, AWS. 65 billion already committed भी है। बट जो रिमेनिंग 50% है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया सोवरेन प्लेयर के लिए, वेदर इट इज अडानी कॉनेक्स। ऑलराइट, क्योंकि वक्त अब हमारे नेक्स्ट पैनल के जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। काजिम, योर लास्ट रिमार्क इन शॉर्ट। देखिए, अब अगले 10 साल के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा स्केल पे और डिप्लॉयमेंट पे, और हमें स्टार्टअप्स को प्रमोट करके अपने जो LLMs हैं उनको बेहतर बनाना है, और अडॉप्शन बहुत ज़रूरी होगा। तो जैसे कि अगर आप सर्वन देख रहे हैं और टेक्स्ट टू स्पीच उनका बहुत अच्छा है, इंडिक डेटा सेट्स उस पर फोकस करना है, और हमको अपने लोकल डेटा सेट के थ्रू जो हमारे स्टार्टअप्स इमर्ज करेंगे उससे हमें एक एज मिलेगी कंपेयर टू ओवरऑल हमें रिसर्च में लीपफ्रॉग भी करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो इनसाइट यही है कि AI से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है इसके अडैप्शन की। और जाहिर तौर पर ये इतनी क्षमता रखता है कि जो हम $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी सेक्टर के तौर पर इसको देख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजिक इनेबलर इसमें बन सकता है। थैंक यू सो मच आप सभी का इस पैनल में मौजूद रहने। थैंक यू।